नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू, जो कि हमारी सीरीज चल रही है। पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन हो रहा है। 1995 से लेकर 2019 तक के प्रश्न पत्र पूछे गए सवाल यहाँ पे अवलोकित किए जा रहे हैं। और ये किस परीक्षा में पूछे गए सवाल है? ये है यूपीएससी की सीएसई परीक्षा, यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में ये सवाल पूछे गए हैं। और आगामी प्रारंभिक परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आई बटन पर क्लिक करने पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे भारतीय इतिहास से संबंधित सारे जो एमसीक्यू है वो कवर करा दिए गए हैं छोटे छोटे सेगमेंट में। जो सेट हम जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सेट बन रहा है, 10 प्रश्न इसमें होते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे भारतीय इतिहास संबंधित सारे जो एमसीक्यू है वो सेट के माध्यम से और यहाँ पे एक मर्ज वीडियो के माध्यम से ये सारे कवर करा दिए गए। यदि आप इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन लिंक को फॉलो करके आप इन लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। तो इस सेट को शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2013 में यह सवाल पूछा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल्टर हमको लगाना होता है कि प्रश्न का जो शीर्षक है वो हम पढ़े। इसके बाद हमको देखना होता है कि सही बताने या फिर गलत। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, ये हमको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कथन दिए गए हमको, दोनों कथनों में हम चेक करेंगे कि कौन से कथन यहाँ पे सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, या किसी एक में, इन दोनों में से कोई एक सही है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। कैसा सही है? नहीं। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ऐसा सही नहीं है। यहाँ पर उपसभापति सदस्य होते हैं। ठीक है, उपसभापति यहाँ पे सदस्य होते हैं जबकि सभापति सदस्य नहीं होते हैं, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। कैसा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल है। ठीक है, आधी लाइन तो यहाँ पे हमारी सही है। आगे देखते हैं, उनका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही है। ठीक है, उनका केवल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं, क्योंकि ये खुद राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं। तो मनोनीत करेंगे तो यहाँ पे ये चुनाव प्रक्रिया में ये सही नहीं होगा, क्योंकि मनोनीत किए तो वापस से राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, इसलिए ये व्यवस्था यहाँ से हटा दी गई है। उनका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन बिल्कुल सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल दो वाला ऑप्शन है बी में, आंसर हो जाएगा इसका बी। केवल राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसी पद के निर्वहन हेतु उसे वेतन मिलता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनको मत का कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2014 में सवाल पूछा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है, ये हमको बताने हैं। चलिए हम कथन देखते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से हुई की जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम से जो भी समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां हैं वो इनके नाम से होगी, प्रधानमंत्री के नाम से। क्या ऐसा सही है? देखिए, ये दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। ये होती है राष्ट्रपति के नाम पे होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम पे होती है सारी कार्रवाइयाँ। राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ये सारी कार्रवाई होती है। और यहाँ पे जो पहला कथन है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो उपयुक्त में से हम कौन से सही है हम देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, ना एक और दो दोनों, नहीं एक नहीं दो, तो आंसर हो जाएगा इसका एक, केवल एक। भारतीय संविधान के भारत सरकार के कार्य प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद 77 के भाग 3 में यह अभिकथन करता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के
कार्य को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारतीय संविधान व्याख्या करता है कि भारत सरकार की सभी प्रवर्तक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से नाम से हुई कही जाएगी। ठीक है, किसके नाम से हुई कही जाएगी? राष्ट्रपति के नाम से। और अतः विकल्प यहाँ पे ए वाला सही है, कथन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आपके लिए सवाल है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ठीक है, और इससे जस्ट पहले कितनी थी? ठीक है, अभी जो परिवर्तन हुआ उसमें कितनी है और इससे जस्ट पहले कितनी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। ये सवाल 2014 में पूछा गया है। तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत का राष्ट्रपति, संसद, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या फिर विधि आयोग? तो ये शक्ति निहित है विधि आयोग में। आंसर है इसका डी। संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, किंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। देश में कुल 21 उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा डी। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2014 में यह सवाल पूछा गया है। उपरोक्त में से कौन से सही है या कौन सा सही है, ये हमको बताना है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ पे कथन हम देखेंगे सही वाले, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, ये दोनों ही प्रावधान है। तो उपयुक्त में से कौन से सही है ये हमको बताना है। केवल एक, केवल दो, ना एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, एक और दो दोनों। ठीक है, ये दोनों ही प्रावधान यहाँ पे है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। दूसरे शब्द में लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकती है, परंतु शब्द अविश्वास प्रस्ताव संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। यह लोकसभा के नियम संख्या 198 से प्राप्त है और राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसदीय समिति है, ये 2014 में सवाल पूछा गया है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, कमिटी ऑन पिटिशंस? तो यहाँ पे सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। आंसर इसका बी। और इसमें कितने सदस्य ये हम देख लेते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में होते हैं 30 सदस्य और सरकारी उपक्रम समिति में होते हैं 22 सदस्य। याचिका समिति में होते हैं 15 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समिति हमको दिखाई दे रही है प्राक्कलन समिति, इसलिए आंसर इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेक अधीन शक्तियां हैं? 2014 में यह सवाल पूछा गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। ये कथन 4 दिए गए हैं, देखिए देखते हैं हम इनको। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। ये राज्यपाल को दी गई विवेक अधीन शक्तियां के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो यहाँ पे राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां में है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। ये कथन यहाँ पे सही है, ये विवेकाधीन शक्तियां हैं इसके अंतर्गत। मंत्रियों की नियुक्ति करना ये इसके अंतर्गत नहीं है। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो ये प्रावधान है यहाँ पे, ये विवेकाधीन शक्तियां दी गई है। और चौथी है राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना। तो ऐसा नहीं है, केवल 1 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, कथन 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, केवल 1 और 2, 1 3, 2 3 4, 1 2 3 4। तो 1 और 3 किस वाले ऑप्शन में? आंसर है इसका बी वाले ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा इसका बी। किसी भी राज्य का राज्यपाल देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तथा राज्य विधानमंडल द्वारा
पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल मंत्री के रूप में केवल उन लोगों को शपथ दिलवाता है जिनकी संस्तुति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के या का कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य हमको बताना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, और तीसरा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो यहाँ पे जो पहला कथन है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ये सही है, मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य के अंतर्गत ये आता है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, ये भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन इसके अंतर्गत नहीं आता है। केवल पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तो हम देख लेते हैं कूट का प्रयोग कर उत्तर इसका। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 2, 1 2 और 3। तो 1 और 2 वाला ऑप्शन आप यहाँ पे आ रहा है सी वाले में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही है ये हमको बताने हैं। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन हम चेक करते हैं। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ऐसा सही है। ठीक है, संवैधानिक सरकार के अंतर्गत ये आता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? व्यक्ति की। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध ये लगाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में सवाल पूछा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताने हैं। तो कथन है यहाँ पे, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। कैसा है? इसकी संख्या के संबंधित प्रावधान ऐसा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, ये विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी नहीं हो सकती, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, तो ऐसा प्रावधान भी नहीं है। दोनों कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(1) में कहा गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है ये संख्या, और साथ ही विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। इस प्रकार कथन 1 यहाँ पे गलत है। ठीक है, जो कथन पहला हमने पढ़े वो गलत है। और अनुच्छेद 182 के अनुसार किसी भी राज्य की विधान परिषद अपने सदस्यों में से स्वयं अपना सभापति एवं उप सभापति चुनेगी। इस प्रकार कथन यहाँ पे दूसरा भी गलत है, इसलिए हमने ये दोनों कथन गलत किए हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 नहीं 2, तो इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा डी, ना तो 1 नहीं 2, दोनों कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में यह सवाल पूछा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ये हमको बताने हैं। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या ऐसा है? क्या ये राजस्व विभाग है? नहीं, ये राजस्व विभाग नहीं है। ठीक, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जानेंगे अभी कौन है। भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। क्या ऐसा है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा है, लोकलेखा से किए जाने वाले सभी
संवितरणों डिसबर्समेंट्स के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे और हम जानकारी देखते हैं। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, न कि राजस्व विभाग। तो कथन पहला जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। और भारत की संचित निधि से धन आहरण हेतु संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से धन निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। अतः कथन यहाँ पे दूसरा वाला जो हमने गलत किए वो भी यहाँ पे गलत है। सॉरी, दूसरा कथन जो हमने सत्य किए वो यहाँ पे सही है। और लोक लेखा का विवरण भारतीय संविधान अनुच्छेद 266(2) में दिया गया है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है, इसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है। ठीक है, अतः कथन 3 भी गलत है। ठीक है, अतः कथन यहाँ पे तीसरा गलत है, दूसरा केवल 2 यहाँ पे सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है हमको बताना है। केवल एक और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमको देखने को आ रहा है कि केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा इसका सी। आई होप ये 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और ये सेट आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।